जनाब आज है 21 नवंबर 2023 और हम लोग वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमारी कोशिश है कि आज इस चैप्टर को एमसीक्यूज वाइज ख़त्म कर लें। तो अभी हम लोग वैसे 6.3 पर हैं, लेकिन 6.4 मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्ड की हुई है, इसलिए 6.4 की बेटा मैंने रिकॉर्डिंग दी है। तो आज मैं 6.4 पढ़ाऊँगा नहीं, खाली 6.3 के कुछ मुश्किल सवाल मैंने निकाले हुए वो क्वेश्चन करा के 6.4 रिकॉर्डिंग पे फोर्स करूँगा आपको कि देखें। और कल की क्लास में हम 6.4 के उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे इनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग कल से इंशाल्लाह डी फॉर्मेशन का चैप्टर शुरू कर देंगे। तो चलें जनाब आज इसको ख़त्म करते हैं। इसमें एक ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक थोड़ी समझाने वाली बात है। क्या समझाने वाली बात है बेटा, गौर से सुनिए। कह रहे जनाब आप किसी प्लेनेट पे चले गए, यानी आप ज़मीन पे नहीं है, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए और उस प्लेनेट पर 6 kg के मास पर 6 kg के मास पर, ठीक है ना, आप किसी दूसरे प्लेनेट पर हैं और उस दूसरे प्लेनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो 6 kg है, सॉरी वो फोर्स 6 kg के मास पर कैपिटल एफ फोर्स लग रही है। तो कैपिटल एफ फोर्स लग रही है 6 kg के मास पर, कैपिटल एफ फोर्स लग रही है 6 kg के मास पर। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट होता है, तो जो वेट है वो एफ है और ये एफ लग रही है 6 kg के मास पर। अच्छा, फिर आगे चले। कह रहे हैं जनाब इसके ऊपर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 450 जूल वर्क हो गया है। सही जनाब। तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। खुद बता रहे हैं वर्क हो रहा है 450। तो बेटा मैंने वर्क की जगह लिखा 450। एफ बेटा कैलकुलेट करना है और डी है 30 मीटर। वर्क 450, डिस्टेंस 30 मीटर। तो बेटा जो फोर्स आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन उस प्लेनेट पर, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। अच्छा, ये जो फोर्स है ना, जो उस प्लेनेट की फोर्स है, ये उस बॉडी का बन जाता है वेट। तो फोर्स बेटा अभी अभी आपने निकाली 15 न्यूटन है, मास 6 kg है, ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो बेटा ग्रेविटी हो जाएगी 15/6, और 15/6 करोगे तो बेटा आंसर बन जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों को मुश्किल बात लगती है बेटा वो ये वाली बात लगती है कि जब हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स तो वर्क के फार्मूले से आराम से निकाल लेते हैं, पर फोर्स से ग्रेविटी निकालने में बच्चे बाज़ कंफ्यूजन फील करते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जो फोर्स लगेगी इट विल बी इक्वल टू वेट। वेट होता है mg, उस mg में से बेटा g निकालोगे तो इट विल बी 2.5। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल में कराने के लायक था। उसके बाद और आगे चले तो एक क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 2018 की पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक बॉक्स है x, उसके ऊपर उसको h हाइट पे लेके जाना है और h हाइट पे ले जाने के लिए उस पर फोर्स लगा रहा हूँ f। अच्छा, उसी बॉक्स को मैंने इनक्लाइन प्लेन पे रख दिया और इनक्लाइन प्लेन पे रखकर भी उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, और ऊपर ले जाने में मैंने उसको पहुंचाना है h। तो बताइए इन बोथ कंडीशंस मैं बॉक्स को सेम हाइट पे लेके जा रहा हूँ। जब आप सर सेम हाइट पे लेके जाएंगे ना, तो दोनों कंडीशन में, दोनों में आएगी सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में आएगी सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम आएगी, लेकिन दोनों में सेम वर्क नहीं होगा। दोनों में सेम वर्क नहीं होगा। क्यों सर? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, पर ये वाली एच की वैल्यू और ये वाली लेंथ ऑफ प्लेन की वैल्यू दोनों डिफरेंट है। ये लेंथ ज्यादा है और ये वाली हाइट कम है। तो अगर ये वाली हाइट कम है तो इसमें वर्क भी कम हुआ होगा, और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें वर्क ज्यादा हुआ होगा। तो इस वाले केस में वर्क ज्यादा हो रहा है, यानी केस वाई में बॉक्स वाई पे वर्क ज्यादा हो रहा है।
बॉक्स वाई पर वर्क ज्यादा हो रहा है। दोनों सेम हाइट पे जा रहे हैं, दोनों सेम हाइट पे जा रहे हैं, इसलिए दोनों में सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन वर्क किस में ज्यादा होगा? सर दोनों में किस में डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है? तो रैंप के ऊपर डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, इसलिए बॉक्स वाई पर वर्क ज्यादा हो रहा है और बॉक्स एक्स के ऊपर वर्क कम हो रहा है। ठीक है जनाब। तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में वर्किंग है। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या वर्किंग है? तो क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा वर्किंग सुनिएगा। वर्किंग बेटा ये है कि कार एक्स, अच्छा बेटा अलीजा इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमडी कैट में आया हुआ है। ये वाला सेम क्वेश्चन उन्होंने एमडी कैट में दिया हुआ है। जब कभी आप प्रिपरेशन करोगी तो देखना आपको वहां पे ये सवाल नजर आएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जनाब ये है कि जो कार एक्स है, इस कार एक्स की स्पीड, कार एक्स की स्पीड हाफ ऑफ स्पीड ऑफ वाई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ ऑफ स्पीड ऑफ वाई है, और कार एक्स का मास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ कार वाई है। ठीक है ना, ये मास की कंडीशन दी हुई है, ये स्पीड की कंडीशन दी हुई है। अब पूछ रहे हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या कनेक्शन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या कनेक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा कनेक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जरा सुनिए। कह रहे हैं कार एक्स की काइनेटिक एनर्जी, तो पहले बेटा मैं निकाल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एक्स, इट इज इक्वल टू हाफ, सर कार एक्स का मास, कार एक्स की वेलोसिटी। ठीक है जनाब। मैं कार एक्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो मैंने लिखा हाफ मास वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा बेटा ये हाफ ऐसे ही है, जहां लिखा हुआ है एम एक्स, तो एम एक्स की जगह आएगा हाफ, सॉरी हाफ नहीं है, ये है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ वाई, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ वाई। और वेलोसिटी, सर वेलोसिटी में आएगा एक्स की वेलोसिटी है हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाई। तो बेटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स। बेटा लिखोगे तो ये समझ में आएगा, वरना ये सवाल समझ में नहीं आएगा। बेटा जरा नोट कीजिएगा, एक्स की वेलोसिटी वाई की वेलोसिटी का हाफ है, एक्स का मास वाई के मास का डबल है। दीज वैल्यूज आर गिवन in the first line of the question. Now I am calculating kinetic energy of car X, that is half mv square. Half remains constant, x का मास इसकी कंडीशन लिख दी, x की वेलोसिटी उसकी कंडीशन लिख दी। अच्छा जी, अब बेटा वहां लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ। तो x की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बेटा गौर से देखिएगा, जो क्वेश्चन में हाफ होता है कभी भी उसको खराब नहीं कीजिएगा, कभी भी उसको खराब नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूले का हाफ मास ऑफ वाई और स्पीड ऑफ वाई, उसके अलावा जो नंबर है उनको यहाँ लिख लो। तो देखिएगा एक नंबर बेटा यहाँ से 2 आ रहा है, ये वाला बेटा 2 नंबर मैंने लिखा। यहाँ से हाफ का स्क्वायर आ रहा है, यानी बेटा मैंने 1/4 लिखा। अब आप गौर कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है हाफ वाई का मास वाई की वेलोसिटी का स्क्वायर, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। और इसको सिंप्लीफाई करें, 2 वन दा 2, 2 टू ज़ा 4, तो ये बन गया हाफ। और जब ये हाफ बन गया तो अब मैं इसके ऑप्शन ए को गौर कीजिए, कार एक्स, बेटा इसके ऑप्शन ए को गौर कीजिए, कार एक्स हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। एक्स की काइनेटिक एनर्जी वाई की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, एक्स की काइनेटिक एनर्जी वाई की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। ठीक है जनाब। तो इस कैलकुलेशन को बेटा आप देखोगे, कैलकुलेशन लिखोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, कैलकुलेशन लिखोगे तो बेटा आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जनाब। इस कैलकुलेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 19 मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, 20 भी सिंपल है,
20 भी सिंपल है लेकिन 20 कर लें, 2017 का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें है। तो बेटा जरा सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। एक साइकिलिस्ट है, हिल पे जा रहा है, तो उसको वहां फ्रिक्शन मिल रही है, फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, और उसको 20 मीटर ऊपर जाना है, तो 8 न्यूटन की फ्रिक्शन ओवरकम करेगा, 20 मीटर तक जाएगा, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा 160, और खुद लिखा है कि इसकी 450 जूल एनर्जी यूज करेगा, अपनी केमिकल एनर्जी यूज कर रहा है 450 जूल। तो साइकिलिस्ट यूजेस 450 जूल ऑफ एनर्जी टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है जनाब, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट 120 और 450 एनर्जी और ऊपर से यूज कर रहा है। ठीक है जनाब, दोनों को प्लस करोगे तो मेरे ख्याल में इसका आंसर आ जाएगा 610। तो इट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ, और ये बात अभी जो मैं डिफॉर्मेशन का चैप्टर कराऊंगा वहां पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा कि कभी भी रेशो कैलकुलेट करना हो तो जिस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हो उस फॉर्मूले में देखो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उस क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। दोबारा सुनिएगा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेशो, और रेशो कैलकुलेट करने के लिए पहली लाइन पढ़िए, कार की स्पीड 10 से 15 पे जा रही है, फिर कार की स्पीड 15 से 25 पे जा रही है। ठीक है जनाब, स्पीड में चेंज आ रहा है, लेकिन बताइए कार के मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा जब कभी रेशो कैलकुलेट करना हो तो मैं डिफॉर्मेशन के चैप्टर में भी अब एक हेडिंग बार बार बोलूंगा, और वो यूं बोलना चाहता हूं ताकि बच्चे को याद रहे, सेम को काटो। तो जिस क्वेश्चन में रेशो कैलकुलेट करना हो उसमें देखो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो सेम रहती हैं, और जो सेम क्वांटिटीज हो उनको काटो, मतलब हाफ कट गया, मास कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी की कैलकुलेशन में अब मैंने खाली वेलोसिटी के स्क्वायर को यूज करना है। अब वेलोसिटी का स्क्वायर कैसे यूज होगा, तो जरा इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं E2/E1 कैलकुलेट करना है। पहले E2 में बताइए वेलोसिटी 15 से 25 पे जा रही है, तो चेंज, सर चेंज होगा 25 माइनस 15 स्क्वायर, 25 माइनस 15 स्क्वायर। अब देखिए मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर यूज किया है, वेलोसिटी 15 से 25 पे जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज E2 के नाम से डिनोट कर रहा है, एंड इट विल बी 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। अच्छा नीचे लिखा हुआ है E1, E1 वो एनर्जी है जब स्पीड 10 से 15 पे जा रही है। सर जब स्पीड 10 से 15 पे जा रही है तो मैं लिखूंगा 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो इससे मुझे इसका रेशो मिल जाएगा। अब आप कैलकुलेटर चला के आंसर निकाल लोगे, मैं उस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जिस बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ, अम्माज अस्सलाम वालेकुम, अगर आप अपना माइक्रोफोन खोलें तो मैं आपसे एक बात को कहलवाना चाह रहा हूँ। अम्माज क्या आप अपना माइक्रोफोन स्विच ऑन कर सकते हैं? हाँ बेटा जरा सुनिए। हाँ बेटा मैं पढ़ाना ही चाह रहा हूँ कि कल से या आज से हम डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें बार बार वो बोलेगा कैलकुलेट रेशो, कैलकुलेट रेशो। तो सर जब कभी कैलकुलेट रेशो करना होगा तो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। तो हम उस फॉर्मूले में देखेंगे सर कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट हैं, तो जो कांस्टेंट होंगी उनको काट देंगे। क्यों काट देंगे सर, अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ऊपर नीचे वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं, तो हाफ भी कट जाएगा, मास भी कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का चेंज वेलोसिटी स्क्वायर है, तो हमने दोनों वेलोसिटी स्क्वायर्स का डिफरेंस का रेशो कर लिया, इट विल बी द आंसर। अम्माज बेटा जो बात समझ में आई हो बोल के बताइए। बस 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 सही हो गया, ठीक है, और ये बात मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैंने स्पेशली आपसे कहलवाई है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 में मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा, इसके अंदर आप खाली वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी बेटा थोड़ा और आगे चले, तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई मुश्किल बात नजर आए तो मैं उसको कर लूँ, और मेरे ख्याल में इसमें अभी तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
ये सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से मेरे ख्याल में कर सकते हो। अच्छा जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कह रहे हैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाई F, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई 4 से 8, 4 से 8 चेंज हो गई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ने पहले डिस्टेंस कवर किया था S। अच्छा, अब फोर्स लगा दी 2F लगा दी, डिस्टेंस कवर हुआ है 2S, ठीक है जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी 4 जूल थी, तो 4 जूल से अब कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? यानी दोबारा गौर से सुनिए, फोर्स F लगाई है, डिस्टेंस S है, तो 4 जूल वाली एनर्जी कन्वर्ट हो गई 8 जूल में। फोर्स आपने कर दी डबल, फोर्स आपने डबल कर दी, ठीक है जनाब। फोर्स डबल करने से डिस्टेंस भी बड़ा डबल हो गया। अब जब डिस्टेंस डबल हो गया, तो अब बताइए फाइनल एनर्जी 4 जूल से कितनी आगे चली जाएगी? इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होता तो फिर मैं कर दूंगा। पहले बेटा खुद से ट्राई कीजिए इसको। हाँ बेटा, सवाल को पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। अगर बेटा आपने कर लिया तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन ये है कि फोर्स F थी, डिस्टेंस S था, तो वर्क हो रहा था 4 जूल। और अब 4 जूल वर्क हो रहा था, तो ये 4 जूल का वर्क 4 जूल को 8 जूल बना रहा है। वर्क 4 जूल का हुआ है, जो 4 जूल को 8 जूल बना रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में लिखा है 4 से 8 पे चला गया वो। नाउ फोर्स इज डबल्ड, खुद क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस इज डबल्ड, फोर्स डबल डिस्टेंस डबल, 2 to the 4 F इंटू एस, F इंटू एस इज 4 जूल, तो वर्क हो गया 16 जूल। जब 16 जूल का वर्क होगा, तो ये 16 जूल का वर्क 4 जूल को कन्वर्ट करवा देगा 20 जूल में। जितना वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है, तो वर्क हुआ 4 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी 4 से 8 पे चली गई। नाउ वर्क इज 16 जूल, तो ये 16 जूल का वर्क 4 को पहुंचा देगा 20 पर, 4 को पहुंचा देगा 20 पर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 4 को पहुंचा देगा 20 पर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। हाँ बेटा अरीशा, ये सवाल समझ में आया बेटा अरीशा? ठीक है बेटा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ मैं वो सवाल करा रहा हूँ जिसमें बच्चे गलती करते हैं। अच्छा जी, ये जो सवाल है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो इसके अंदर भी ये वाली बात मैं लास्ट क्लास में शायद बता चुका हूँ कि फील्ड हम लोग हमेशा वर्टिकल पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने किया ये है कि फील्ड को उन्होंने क्या दे दिया, हॉरिजेंटल दे दिया है। फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा वर्टिकल नीचे होती है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हॉरिजेंटल है, और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल ग्रेविटेशनल फील्ड में, अब आप लोग जरा इस क्वेश्चन पे भी बेटा जरा गौर करके बताइए क्या इसका आंसर बनेगा। इसका बेटा क्या आंसर बनेगा कि एक मास है, वो रखा हुआ है पी पर, हम इसको पी से लेके जा रहे हैं क्यू पे। व्हेन द मास मूव थ्रू डिस्टेंस एक्स, पी से क्यू लेके जा रहे हैं। और जब पी से क्यू लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है जमीन के करीब लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है।
इट लूजेज, लिखा हुआ है लूज, अगर लूज कर रही है तो इसका मतलब है हम ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, जमीन की तरफ जा रहे हैं, तो लूज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी ई। ठीक है जी। विच एरो करेक्टली स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताइए ग्रेविटी किस तरफ है। तो याद रखिएगा, अगर P से Q जा रहे हो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, तो इसका मतलब है हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब बेटा फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन फिर ये वाली होगी, फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। जब हम फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, फील्ड डाउनवर्ड होती है, तो किसी भी चीज को बेटा ऊपर से नीचे लेकर आओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होती है। तो जब कभी हम फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। अगर लूज हो रही है तो पी से क्यू मूवमेंट हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। नंबर वन हो गई। नंबर टू, सर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। ठीक है जनाब, एच के बजाय मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स। ठीक है जनाब, इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को उसने कैपिटल ई लिखा है, तो बेटा मैंने कैपिटल ई लिख दिया। आपको क्या निकालना है, ग्रेविटी निकालनी है, तो ग्रेविटी को बेटा यहीं पे रखो। एम और एक्स मल्टीप्लाई है, तो बेटा एम और एक्स वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो बेटा इसका आंसर बन जाएगा ए। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम जी बोलते हैं, उस जी का फॉर्मूला बनेगा ई अपॉन एम एक्स, और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। इसकी डायरेक्शन होगी बेटा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अच्छा, इसके अंदर मैं बीच वाले सवाल भी कराऊंगा, लेकिन जो मैंने स्पेशली सवाल निकाल के रखे हैं कि ये वाला सवाल मैंने एक ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे से नहीं होता भाई। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों से नहीं होता। ठीक है। इस क्वेश्चन में खराबी क्या है सर, क्वेश्चन में खराबी ये है कि बॉल का डायमीटर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बॉल का डायमीटर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, और बॉल की इनिशियल पोजीशन दे रहे हैं 80। ठीक है। लेकिन ये बताओ, जब ये बॉल जमीन को हिट करेगी, जब ये बॉल जमीन को हिट करेगी, तो इसका हिट करना बॉल के टॉप वाली सरफेस से होगा या बॉटम वाली सरफेस से होगा, बस ये सवाल की गड़बड़ है। ठीक है। तो गौर से सुनिएगा, बॉल की टॉप 80 सेंटीमीटर पर है, बॉल की टॉप 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर को बॉल की टॉप नहीं लीजिएगा, हाइट नहीं लीजिएगा, हाइट वो लेंगे जो जमीन को हिट करेगी। तो बताइए, जमीन को जो चीज हिट करेगी वो बॉल की टॉप नहीं होगी, बल्कि बॉल की बॉटम होगी। और अगर वो बॉल की बॉटम होगी, तो बेटा साइम, आप हमें बता सकते हैं इस बॉल की हाइट मुझे क्या लेना चाहिए। 72। जी जी, आप सही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 80 - 8 करूंगा तो 72 सेंटीमीटर हाइट लूंगा इसकी। ठीक है जनाब, 72 सेंटीमीटर हाइट लूंगा। और ये वाली जो हाइट है, इसको मैंने H1 कह दिया, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट को भी क्या लोगे, इसने लिखा हुआ है 45, लिखा हुआ है 45। ठीक है जनाब, लिखा हुआ 45 है, पर लेंगे क्या। तो 45 में से सर अगेन 8 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 37 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, तो इस क्वेश्चन में जो काम की बात है बेटा वो ये कि इन्होंने बॉल का डायमीटर दिया हुआ है और हाइट फ्रॉम द टॉप दी हुई है, जबकि दोनों हाइट फ्रॉम द टॉप दी हुई है, जबकि बॉल ने स्ट्राइक करना है बॉटम से, तो हमने बॉटम वाली हाइट को लेके चलना है। और जब बॉटम वाली हाइट को लेके चलोगे, तो अब जरा गौर से देखिएगा, जब बॉल पहले ड्रॉप हो रही है, पहले ड्रॉप हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही है। ठीक है जनाब, खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। एच है बेटा 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर लोगे कोई मसला नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल जमीन को हिट कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट हिटिंग, जब बॉल जमीन को हिट कर रही है, तो हिट करते वक्त जस्ट बिफोर हिटिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, mg 72। ना m दिया हुआ है, g तो चलो कुछ भी हो सकता है, 9.8 ले लें, 10 ले लें, लेकिन जो हाइट है वो 72 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये अच्छी बात है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इट इज 0.72।
ठीक है ना। अब तो ये हाइट हो गई, ये है जस्ट बिफोर हिट। अच्छा, तो कह रहे हैं ये जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है जब इसने जमीन को हिट कर रही है, इट इज इक्वल टू 0.75 जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 0.75, तो ये मैंने 0.75 लिख दी। इस 0.75 से mg निकाल लो। mg आ गया 0.75 डिवाइडेड बाय 0.72। ठीक है जनाब, इसको ऐसे ही रहने दे, कोई मसला नहीं है, अभी इसको जाने दें। अच्छा, जब इस बॉल ने जमीन को हिट किया तो हिट करके अब ये बॉल ऊपर आ रही है। कहने जब ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, तो ऊपर आते वक्त अगेन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करूंगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी सर इस मर्तबा बॉल 37 मीटर की हाइट तक जा रही है, 37 सेंटीमीटर की हाइट तक जा रही है। तो ये 37 मैंने लिख दिया, ये है टकराने के बाद। ये टकराने के बाद देखो, हमारी आदत है कि हम काइनेटिक एनर्जी का नाम सुनते ही दिमाग में लेकर आते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में नाम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला यूज करा रहे हैं mgh। वजह बताएं। सर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी बताई ही नहीं है, पूरा का पूरा सवाल हाइट पे चला रहे हैं, और हाइट में भी गड़बड़ दे रहे हैं। हाइट लिखी हुई 80 सेंटीमीटर, यूज करना है 72। हाइट दी हुई है 45 सेंटीमीटर, यूज करना है 37। ठीक है जनाब। तो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, फार्मूला यूज करवा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और ये mg की बेटा वैल्यू मैंने निकाली हुई है। इस mg की वैल्यू को अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, और जब बेटा मैं इसको mg की वैल्यू को यहाँ रखूंगा, तो mg की वैल्यू है 0.75 डिवाइडेड बाय 0.72, और 0.37 पहले से लिखा है। और आप देखिए नीचे आंसर देखें, 0.39, 0.40, 0.42, इतने करीब करीब आंसर है कि क्या बताऊं। जरा कोई बच्चा सॉल्व करके बताए, अलीजा बताना डिवाइड करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 0.39, तो इसका आंसर भी 0.39 है। ये बेटा मैंने 0.39 लिख दिया। ठीक है। अच्छा बेटा आमना, आप अपना मोबाइल, अपना माइक्रोफोन ऑन करें तो फिर मैं आपसे एक सवाल करूं। आमना बेटा, आमना, अस्सलाम वालेकुम आमना। हाँ बेटा आमना, मुझे ये बताएं, इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं सारी काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बताओ, सारी बातें कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का मैंने कहीं फार्मूला नहीं लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर, वजह बताएं। सारी बातें वो हाइट की कर रहा है, नंबर वन। अच्छा आपने एक और सवाल ये बताइए मुझे, कि इस क्वेश्चन में हाइट दी हुई थी 80 सेंटीमीटर, दूसरी हाइट दी हुई 40 सेंटीमीटर, पर मैंने हाइट 80 और 45 यूज ही नहीं करी, इसकी क्या वजह है। हाइट दी हुई है, हाँ हाँ बोले। जी, और सर जो बॉल जमीन को हिट करेगी ना, वो हिट करेगी उसकी बॉटम साइड, और उन्होंने सारी साइड दी हुई है फ्रॉम द टॉप, इसलिए हम सारी की सारी डायमीटर माइनस करके कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बड़ा अच्छी बात है, हम ना आपको सारी बात हमारी समझ में आ रही है, बस हम आपको चेक कर रहे थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये वाला 44। ये 44 भी इतना सिंपल नहीं है, काफी अजीब सा सवाल है 44। ठीक है जी, 44 अजीब सा मतलब ये है कि कैलकुलेशन में बच्चे फंसते हैं। ठीक है जी, तो जरा कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन ये है कि एक ट्रॉली पी है, ट्रॉली है जो पोजीशन पी पर है और रेस्ट में नहीं है। यूजुअली जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो रेस्ट में होती है, कह रहे नहीं जनाब, पी पर काइनेटिक एनर्जी है 5 किलो जूल। पी पर काइनेटिक एनर्जी है 5 किलो जूल। किलो जूल को ऐसे ही जाने दें क्योंकि सारे आंसर किलो जूल में। ठीक है जी। अच्छा फिर बेटा ये बताइए कि जब ये ट्रॉली पी पर है तो ऑब्वियसली हाइट है, और जब हाइट है तो इसमें पी पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पी पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पी पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब ये ट्रॉली ऊपर से आई नीचे, और नीचे से होती हुई यहाँ पहुंच गई। जब यहाँ पहुंची, क्यू पर पहुंची, तो क्यू पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और लिखा हुआ है जी वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगी। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन में पी पर
काइनेटिक एनर्जी भी है, पी पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ट्रॉली नीचे से आकर क्यू पर पहुंची तो क्यू पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू कैलकुलेट करना है, ये बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करना है। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन दिया हुआ है 10। ठीक, जो जो बातें बिल्कुल सीधी सीधी थी वो मैंने लिख दी। अब क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो जरा कहीं सवाल पढ़े। तो सवाल में पहली लाइन जरा पढ़िएगा। कह रहे हैं ट्रॉली की पोटेंशियल एनर्जी क्यू पर कुछ है जो मैं समझाना नहीं चाह रहा। पोटेंशियल एनर्जी क्यू पर 50 किलो जूल लेस देन एट पी है, कुछ बता रहा है। और फिर आपसे पूछ रहा है क्यू पर काइनेटिक एनर्जी बताएं। बेटा 1 मिनट का मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप मेरा नहीं समझ, मैं समझता कि आप आराम से बैठ के घर पे करते होंगे। इसको बेटा जरा 1 मिनट लगाइए और जरा चेक करके बताएं इसका क्या आंसर बनेगा। 1 मिनट कोशिश कीजिए बेटा खुद से पहले। 1 मिनट बेटा पहले कोशिश कर लीजिए खुद से। क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, पी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, पी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। नजर आ रहा है पी पे ज्यादा थी, पी की हाइट ज्यादा है, क्यू की हाइट कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। कितनी कम हो गई सर? 50 किलो जूल कम हो गई। तो माइनस करोगे तो इट इज इक्वल टू 50 किलो जूल। ठीक है जनाब। और अगर वैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए हम लोग यूं पढ़ाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्यू पर इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 50 किलो जूल लेस, यानी 50 किलो जूल कम है किससे? पी वाली से। तो मैथ पढ़ा रहे होते तो इस तरह से इक्वेशन बनवाते। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम कहेंगे भाई पी ज्यादा हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्यू कम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। बड़ी पोटेंशियल एनर्जी में से छोटी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस है 50 किलो जूल। अब उस 50 किलो जूल को इस इक्वेशन में कहाँ पुट करें? तो भाई पुट आप इस तरह से करें कि ये वाला नंबर तो काइनेटिक एनर्जी एट पी वाला है, और इसकी वैल्यू 5 है तो इसको तो 5 लिखा रहने दें। अब जो नई बात करनी है बेटा वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी पी वाली यहीं लिखी रहने दो, और इसको वहां बुला लो। बताना ये प्लस है, ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस। ठीक है जनाब। अच्छा, ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये वाला 10 प्लस है, इसको भी उधर भेज दो। सर प्लस का 10 है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। अब इतने पोर्शन पे गौर करें, ये नंबर क्या है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर ये वाला है ना, पी वाली पोटेंशियल एनर्जी, क्यू वाली पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डिफरेंस है 50। तो ये बेटा मैंने 5 ऐसे ही लिखा, और इसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ये 50 है ऊपर वाला नंबर। और उसके बाद फिर जनाब मैंने लिख दिया माइनस का 10। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। तो 50 प्लस 5 55, 55 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 45। तो इसका आंसर है जी 45 किलो जूल। इसका आंसर है जी 45 किलो जूल। ठीक है जनाब। तो मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम इस सवाल को आगे बढ़ा सकें। तो सारी की सारी बातों को जल्दी जल्दी से दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा पी पर ट्रॉली को छोड़ रहे हो पर वो रेस्ट में नहीं है, पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है, मूव करती हुई आ रही है पहले से। पी पर हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पी पर सब कुछ ज्यादा है। जब ये पी से मूव करती हुई आई क्यू पर, तो क्यू पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी होगी, रास्ते में वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन 10 गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। ये फैक्टर प्लस है बेटा, उसको उधर लेकर आ जाओ, तो ये वहां आके माइनस हो गया। पी वाली पोटेंशियल एनर्जी और क्यू वाली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 50 है। बाकी सारे नंबर आप सिंपली सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाता है 45 किलो जूल। अम्माज बेटा पूरी कैलकुलेशन समझ में आती है अम्माज?
है कैलकुलेशन अजीब सी है या आसान सवाल है? जी। अच्छा चल, मुझे लॉजिक आप भी बता देना, कभी कभी बच्चों से भी हम कोई आसान सी बात सीख लेते हैं। हाँ बताएं बताएं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। हाँ जबरदस्त। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है ना। आपने ज़्यादा अच्छी लॉजिक बोली है, मैंने ज़रा कैलकुलेशन फैला दी है, क्योंकि जब स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो वो ज़रा बच्चों की तरह करा रहे होते हैं। तो बच्चों की तरह कराने में कैलकुलेशन फैला दी है मैंने, लेकिन आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला है और अच्छा बोला है, जिससे इस बात का पता चलता है कि अब्बास भाई इस वक्त माशाल्लाह रॉकिंग, बेहतरीन। अच्छा जी, ये वाले सवाल के अंदर बेटा हम साइम को इन्वॉल्व करेंगे। साइम बेटा ये बताइए कि इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, और ये जो पानी भरा हुआ है इस पानी का मास m है और इसकी हाइट h है, यानी पानी की टोटल हाइट h है, लेकिन पानी की लोअर सरफेस जमीन से टिकी हुई है। तो आप बता सकते हैं इस पानी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? साइम, पानी में पोटेंशियल एनर्जी है, और डैम में इसी तरह से हम पानी जमा करते हैं, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। फिर जब वॉल्व खोलते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी पानी से हम बिजली बना लेते हैं। तो साइम आप हमें बता सकते हैं, पानी का मास m, नीचे से जमीन से टिकी हुई है, पानी जमीन से अटैच है, उसकी ऊपर वाली सरफेस h है, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ साइम बताइए बेटा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मास ऑफ वाटर इज m, हाइट इज h, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पानी में? मास m है, ग्रेविटी g है, हाइट h है, बताइए इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1000 क्यों लेने जा रहे हैं, कोई नंबर तो है ही नहीं, मैं तो खाली फार्मूले की फॉर्म में पूछ रहा हूँ। पानी की, पूरे पानी की। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इसका फार्मूला क्या होगा, सिर्फ फार्मूला बता दें, वैल्यूज को छोड़ देना बेटा। सिर्फ फार्मूला बता दें, पानी की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, बस इतनी सी तो बात पूछ रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, बस mgh बोल दें, खत्म बात। ठीक है। आमना बेटा आप बताइए, पानी भरा हुआ है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मास m है, हाइट h है। जी बेटा आमना। mgh। अरीशा बेटा कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? अल्लाह, अरीशा तुम भी mgh? जीरो, सही बात है, वो नीचे से हाइट उसकी जीरो, जमीन से टिका हुआ है, जीरो, जबरदस्त। अरीशा जीरो भी कह रही है, mgh भी कह रही है। अलीजा बेटा आप क्या कहती हैं? नो कमेंट। अम्मास तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, अम्मास भाई इस वक्त नंबर वन पे जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह। ओ भाई, ये लास्ट क्लासेस के अंदर भी मैंने पढ़ाया था कि एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ था, और अब ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ था, जब जमीन पे रखा हुआ होता है और उसकी हाइट अच्छी खासी होती है, तो हम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और उसकी जो टोटल हाइट है 1.2, तो आपको याद है इस हाइट को आधा करवा कर फिर mgh करवा रहे थे। तो नीचे से वो जमीन पे रुकी हुई है, ऊपर से उसकी हाइट अच्छी खासी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो टोटल हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh/2। अल्लाह, आप लोग तो बेटा भूल गए लास्ट के। हाँ हाँ।
हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, कि जिस ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट की हाइट अच्छी खासी हो। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो वो करने ये जा रहे हैं कि अभी ना ये वाला वॉल्व खोलेंगे। जब ये वॉल्व खोलेंगे तो यहाँ से पानी फ्लो करेगा, और पानी फ्लो करके बराबर वाले बर्तन में आ जाएगा। और अब बराबर वाले बर्तन में आ जाएगा तो अब इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी ना, वो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले में आधी हो जाएगी। और अब इसकी हाइट आधी हो जाएगी तो आधी आधी हो गई, पहले पूरा एच था, अब इसकी हाइट कितनी हो गई, एच अपॉन टू हो गई। और जब ये एच अपॉन टू हो गई तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच अपॉन फोर पर आ गई। और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच अपॉन फोर पर आ गई तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच अपॉन फोर, एम जी एच अपॉन फोर। तो ये वाला कोई रूल तो मैं नहीं बता सकता, आप ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ कि सर हमें कैसे पता चलेगा। भाई बात ये है कि अगर कोई बॉडी जमीन में रखी हुई है, जमीन में रखी हुई तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है ना। तो जब मैं वॉल्व खोलूंगा तो फिर तो पानी लेफ्ट से राइट पे आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो फिर मूव क्यों कर रहा है वो पानी। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे से फिर हाइट नहीं लेंगे, पूरी हाइट को आधा कर देंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच अपॉन टू। और जब वो आधा आधा पानी हो गया तो अब बराबर वाले कंटेनर में, इस वाले कंटेनर में एच अपॉन टू, और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच अपॉन फोर। और अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, जरा सॉल्व करके बताना। पूरा सॉल्व करके बताइए बेटा क्या आ जाएगा। क्या आ रहा है, बी आ रहा है? ठीक है जी, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जनाब, तो इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आप सबने ही गलती की, अलावा मास के। तो इसके अंदर भी भाई चक्कर वही था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये वाला सवाल भी हुआ है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं एक पिछला सवाल भी लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैं आप सारे बच्चों से एक बात बोलूंगा, मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग को बंद